हेलो एवरीवन, आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। हाँ, तो आज के इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं जेट के टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हैं जो कि याद रखना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राजस्थान के कितने जोन हैं, तो ये थे 10 थे। ठीक है, और अगर बात करते हैं भारत के एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की तो कितने थे यार, भारत में होते हैं 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, और अगर बात करते हैं राजस्थान में तो राजस्थान में होते हैं 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यार सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जोन कौन सा है ये आपको बताना है। थर्ड ए है, फर्स्ट सी है, सेकंड ए है या फिर सेकंड बी है। तो जल्दी से बता दीजिए राजस्थान का सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कौन सा है। जल्दी से बताइए। थर्ड ए है, फर्स्ट सी है, सेकंड ए है, सेकंड बी है। कौन सा है सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा है। थर्ड ए है, फर्स्ट सी है, सेकंड ए है, फिर सेकंड बी है। कौन सा है सबसे बड़ा जोन। तो यहाँ अगर बात करते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, फर्स्ट सी होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट सी होता है। और अगर बात करते हैं इसमें मुख्यतः कौन कौन से जिले आते हैं, तो इसमें आते हैं यार जैसलमेर, चूरू। कौन से आते हैं मुख्यतः यार, जैसलमेर हुआ, चूरू हुआ, बीकानेर हुआ, ये मुख्यतः तीन क्षेत्र इसमें रखे जाते हैं। किसमें रखे जाते हैं, फर्स्ट सी में रखे जाते हैं। और अगर बात करते हैं इसके नेम की, तो इसका नेम क्या होता है, तो इसका नेम होता है यार हाइपर। क्या होता है इसका नेम, हाइपर एरिड और फिर सेमी यानी पार्शियल इरिगेटेड एरिया। क्या होता है यार, हाइपर एरिड और पार्शियल इरिगेटेड जोन, इरिगेटेड एरिया या फिर इरिगेटेड जोन। इसका नाम क्या होता है यार, फर्स्ट सी, जो कि सबसे बड़ा होता है। और अगर बात करते हैं इसमें जिले, तो मुख्यतः यार इसमें जैसलमेर हुआ, बीकानेर हुआ और चूरू हुआ, ये क्षेत्र इसमें रखे जाते हैं। और अगर बात करते हैं इसके नाम की, तो हाइपर एरिड पार्शियल इरिगेटेड जोन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले जो आज का टेस्ट है ये प्रिपेयर किया गया राजवीर चौधरी के द्वारा। इसी प्रकार अगर आप भी हेल्प करना चाहते हो दूसरे स्टूडेंट की और यूट्यूब पर टेस्ट लगाना चाहते हो, तो डायरेक्ट हमें कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए, आपको सब बता दिया जाएगा आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया CHS फर्स्ट किसकी किस्म है। तो जल्दी से बता दीजिए कि CHS फर्स्ट किसकी किस्म होती है। मक्के की होती है, अरहर की होती है, जौ की होती है, फिर ज्वार की होती है। जल्दी से बताएंगे कि CHS फर्स्ट किसकी एक उन्नतशील वेराइटी होती है। मक्के की होती है, अरहर की होती है, जौ की होती है, फिर ज्वार की होती है। जल्दी से कमेंट करिए CHS फर्स्ट किसकी किस्म होती है। मक्के की होती है, अरहर की होती है, जौ की होती है या फिर ज्वार की होती है। जल्दी से बताइए। वैसे कॉमन क्वेश्चन है, सभी आपको इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए यहाँ CHS फर्स्ट किसकी किस्म होती है। मक्के की होती है, अरहर की होती है, जौ की होती है, फिर ज्वार की होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं CHS फर्स्ट, तो ये किसकी होती है, ज्वार की एक उन्नतशील वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वंडर फसल के नाम से किस फसल को जाना जाता है। ऑप्शन आप देख लीजिए पहले, वंडर फसल के नाम से किस फसल को जाना जाता है। ठीक है, वंडर फसल, वंडर फसल के नाम से किससे जाना जाता है। तो जल्दी से बताएंगे यार रखना कि आलू को बोला जाता है, सोयाबीन को बोला जाता है, ज्वार को बोला जाता है, फिर धान को बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे कि वंडर फसल के नाम से किस फसल को जाना जाता है। आलू को जाना जाता है, सोयाबीन को जाना जाता है, ज्वार को जाना जाता है, फिर धान को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे वंडर फसल कौन सी है, आलू है, सोयाबीन है, ज्वार है या फिर धान है। जल्दी से कमेंट करिए कौन सी है वंडर फसल। यार अगर बात करते हैं वंडर फसल, तो कौन सी होती है, सोयाबीन होती है। कौन सी होती है, सोयाबीन होती है। अब यार वंडर फसल अलग होती है और वंडर पेड़ अलग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वंडर पेड़ का नाम बताइए। अर्थात हमने बताया यार वंडर फसल का नाम अगर आपसे पूछता है तो कौन सी होती है वंडर फसल, तो वो होती है यार सोयाबीन। अगर बात करते हैं वंडर पेड़, तो जल्दी से बता दिए वंडर पेड़ के नाम से किससे जाना जाता है। खिचड़ी को जाना जाता है, सोयाबीन को जाना जाता है, फिर नीम को जाना जाता है, फिर बरगद को जाना जाता है। जल्दी से बताएंगे कि जो वंडर पेड़ है ये किसे बोला जाता है। खिचड़ी को बोला जाता है, सोयाबीन को बोला जाता है, नीम को बोला जाता है, फिर बरगद को बोला जाता है। जल्दी से बताएंगे कि वंडर पेड़ के नाम से किसे जाना जाता है, खिचड़ी को, सोयाबीन को, नीम को या फिर बरगद को। तो यार अगर बात करते हैं वंडर पेड़, तो ये बोला जाता है नीम को। किसे बोला जाता है यार, नीम को बोला जाता है। और अगर आपसे पूछता है वंडर फसल, तो वंडर फसल कौन सी होती है यार, ये होती है सोयाबीन। ठीक है, दोनों पॉइंट को आपको इसे ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है वंडर फसल, तो कौन सी होती है, सोयाबीन होती है। और अगर बात करते हैं वंडर पेड़, तो वंडर पेड़ कौन सा होता है, नीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सरसों में क्रमशः NPK की मात्रा होती है। अर्थात ये सरसों में नहीं होती, बल्कि सरसों की जो खली होती है उसमें आपको बतानी है। ठीक है, जो सरसों से खली प्राप्त की जाती है, तो उसमें यार कितनी होती है NPK की मात्रा, ये आपको जल्दी बतानी है। तो जल्दी से बता दीजिए NPK की मात्रा कितनी होती है सरसों की खली में।
जल्दी से बताएंगे ए, बी, सी या फिर डी, ए, बी, सी या फिर डी। जल्दी से बताएंगे कि सरसों की जो खली होती है इसमें एनपीके की मात्रा कितनी होती है, एनपीके की मात्रा जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो यहाँ अगर बात करते हैं सरसों में क्रमशः एनपीके की मात्रा तो ये होती है 5.1, 1.8 और 1.2। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन कितना होता है 5.1। अगर बात करते हैं फास्फोरस तो फास्फोरस कितना होता है 1.8। और अगर बात करते हैं पोटास की तो पोटास कितना होता है 1.2%। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं चुकंदर में हर्ट रोग। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है चुकंदर में हर्ट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। जल्दी से बताएंगे कौन सा रोग, हर्ट रोग। कौन सा हर्ट रोग होता है तो ये किस पोषक तत्व की कमी से होता है, अर्थात किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। जल्दी से बताएंगे बोरोन की कमी से, मैंगनीज की कमी से, जिंक की कमी से या फिर मोलिब्डेनम की कमी से। जल्दी से बताएंगे कि हर्ट रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है, बोरोन की कमी से, मैंगनीज की कमी से, जिंक की कमी से या फिर मोलिब्डेनम की कमी से। जल्दी से बताइए। तो याद रखना अगर बात करते हैं चुकंदर में हर्ट रोग तो ये किसकी कमी से होता है, बोरोन तत्व की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, बोरोन तत्व की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया विश्व किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि विश्व किसान दिवस कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, फिर 5 जून को मनाया जाता है। जल्दी से बताइए कि जो वर्ल्ड फार्मर डे है ये कब मनाया जाता है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है, फिर 5 जून को मनाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि विश्व किसान दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए 5 दिसंबर को, 23 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या फिर 5 जून को। जल्दी से बताएंगे विश्व किसान दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा, याद रखना एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया गया है। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था क्यों मनाया जाता है, इसका रीज़न क्या होता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं 23 दिसंबर को तो यानी चौधरी चरण सिंह का, क्यों, इसका रीज़न क्या था यार, चौधरी जो चरण सिंह है इसका जन्मदिन है, इसलिए यार वो जो फार्मर डे है ये कब मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ठीक है, चौधरी चरण सिंह कौन थे, चौधरी चरण सिंह जो कि यार 5वें प्राइम मिनिस्टर थे। यार 5वें जो प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, तो इसी की जन्मदिन के अवसर पर यार विश्व फार्मर दिवस अर्थात यार विश्व किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हरित क्रांति का उद्देश्य क्या है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके आपको आंसर बताना है। तो जल्दी से बताइए कि हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। उन्नत किस्मों में विकास लाना, उन्नत खादों का प्रयोग करना, कृषि यंत्रीकरण करना या फिर इन सभी का। जल्दी से बताएंगे हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर बताना है। जल्दी से बताएंगे कि उन्नत किस्मों का विकास करना, उन्नत खादों का प्रयोग करना, कृषि यंत्रीकरण करना या फिर सभी। जल्दी से बताइए कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था। जल्दी से बताइए, उन्नत किस्मों का विकास करना, उन्नत खादों का प्रयोग करना, कृषि यंत्रीकरण करना या फिर सभी। तो यार अगर बात करते हैं हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य, मुख्य ऑब्जेक्टिव, तो क्या होता है यार ये सभी होते हैं। अर्थात यार उन्नत किस्मों का विकास करना होता है, उन्नत खादों का प्रयोग करना वही होता है, और कृषि यंत्रीकरण होता है, और ये सभी होता है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है यार, सभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीरा मंडी कहाँ पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे कि जो जीरा मंडी ये कहाँ पर स्थित है, मेड़ता सिटी में स्थित है, मधुवासिया में स्थित है, दोनों में स्थित है या फिर कोई नहीं है। जल्दी से बताएंगे जीरा मंडी कहाँ पर स्थित है, मेड़ता सिटी में, मधुवासिया में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से बताइए जीरा मंडी कहाँ पर स्थित है, मेड़ता सिटी में स्थित है, भदवासिया में स्थित है, दोनों में स्थित है या फिर इनमें से किसी में नहीं स्थित है। जल्दी से बताइए जीरा मंडी कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ अगर बात करते हैं जीरा मंडी तो ये कहाँ पर स्थित है, दोनों में, अर्थात यहाँ मेड़ता सिटी और भदवासिया, यहाँ मेड़ता सिटी और भदवासिया दोनों में स्थित है। कहाँ पर स्थित जीरा मंडी, यहाँ मेड़ता सिटी और भदवासिया दोनों में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रमाणित सीड। जल्दी से बताएंगे यार कि जो प्रमाणित बीज होता है तो इसका गुणन टैग क्या होता है, अर्थात आपको बताना है टैग का कलर बताना है। ठीक है, टैग का कलर आपको बताना है और किस बताना है यार प्रमाणित सीड का, जो कि यार किसानों को प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछा था यार यानी जो किसान होता है तो इनको किस प्रकार का सीड दिया जाता है, कौन सा बीज प्राप्त होता है, तो ये होता है प्रमाणित सीड। कौन सा होता है यार, प्रमाणित सीड किसानों को दिया जाता है। और अगर बात करते हैं इस पर टैग, तो पहले आप बता दीजिए जल्दी से, नीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, फिर इनमें से कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताएंगे कि जो सर्टिफाइड सीड होता है, जो प्रमाणित बीज होता है, तो इस पर किस कलर का टैग लगा होता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, नीला होता है, लाल होता है, सफ़ेद होता है, फिर कोई सा नहीं होता है। जल्दी से बताइए। तो यार अगर बात करते हैं प्रमाणित बीज तो ये किसानों को प्राप्त किया जाता है। पहला पॉइंट यार कि जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रमाणित बीज यार किसानों को कौन सा सीड दिया जाता है, प्रमाणित सीड दिया जाता है। अब बात करते हैं टैग के कलर। तो यार टैग का कलर होता है इसमें नीले कलर का, कौन सा लगा होता है यार, इसमें नीले कलर का टैग लगा होता है।
ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा सीड है जिससे यार सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर ग्रो किया ऐसा है, तब भी आपका राइट आंसर कौन सा होता है यार, प्रमाणित सीड। क्योंकि यार सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किसे ग्रो किया ऐसा है, किसान के द्वारा ग्रो किया ऐसा है, इसलिए यार इसे व्यावसायिक तौर पर इसे क्या होता है, ग्रो किया ऐसा है। इसलिए यार अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा किस सीड को ग्रो किया ऐसा है, तो भी आपका राइट आंसर कौन सा होगा, प्रमाणित सीड या फिर सर्टिफाइड सीड को ही सबसे ज़्यादा ग्रो किया ऐसा है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्ट्राइगा मुख्यतः किस फसल का परजीवी है। अर्थात यहाँ पर आपको पूछा गया है एक वेडिसाइड, और वो क्या होता है, पैरासाइटिक वीड। ठीक है, पैरासाइटिक वीड के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएंगे कि स्ट्राइगा मुख्यतः किस फसल का परजीवी होता है। ज्वार का होता है, बाजरे का होता है, गेहूं का होता है, फिर जंगली गोभी का होता है। जल्दी से बताएंगे कि स्ट्राइगा मुख्यतः किस फसल का परजीवी होता है। जल्दी से बताएंगे, ज्वार का होता है, बाजरे का होता है, गेहूं का होता है, फिर जंगली गोभी का होता है। तो अब यार इस क्वेश्चन के लिए जितने भी यार जो पैरासाइटिक वीड थे, तो इनके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, क्लोज। क्या थी हमारी शॉर्ट ट्रिक यार, क्लोज। और इसके लिए यार एक स्पेशल वीडियो भी बना दी गई है। ठीक है, स्पेशल वीडियो भी बनी है इस पैरासाइटिक वीड पर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाना चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाना, स्पेशल टॉपिक वाले जो प्लेलिस्ट है, तो उसमें अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो स्पेशल क्लासेस है तो उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा कि जो पैरासाइटिक वीड है ये कौन कौन से होते हैं, और इसको हमने यार एक शॉर्ट ट्रिक के साथ क्लियर किया था। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक के साथ क्लियर किया था, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को भी क्लियर किया है। इसलिए यार प्लेलिस्ट में जाना, स्पेशल टॉपिक वाली जो प्लेलिस्ट है उसे क्लिक करना, और वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आइए। यार क्वेश्चन में आपसे पूछा गया स्ट्राइगा मुख्यतः किस फसल का परजीवी होता है, तो ये होता है यार बाजरे का। किसका होता है, बाजरे का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राजस्थान की मेरिनो किसे बोलता है। ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान की मेरिनो किसे बोलता है, मालपुरा को बोलता है, जैसलमेर को बोलता है, अविवस्त्र को बोलता है, फिर चोकला को बोलता है। जल्दी से बताएंगे कि राजस्थानी की मेरिनो किसे बोलता है, मालपुरा को बोलता है, जैसलमेर को बोलता है, अविवस्त्र को बोलता है, फिर चोकला को बोलता है। जल्दी से बताइए कि राजस्थान की मेरिनो किसे बोलता है, मालपुरा को, जैसलमेर को, अविवस्त्र को, या फिर चोकला को। जल्दी से बताइए किसे बोलता है राजस्थान की मेरिनो, तो ये बोलता है चोकला को। किसे बोलता है यार खाना, हमने इस क्वेश्चन को कई बार सोल्व कर लिया है, इसलिए आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यार खाना। राजस्थान की मेरिनो किसे बोलता है, चोकला भेड़ को बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी कौन से जलवायु खंड में आती है। अब यार यहाँ पर भी जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है उनसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था यार वो था सबसे बड़ा जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स था वो कौन सा था यार, आपको बताया फर्स्ट सी होता है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है जो कोटा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो कोटा यूनिवर्सिटी कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में आती है, तो जल्दी से बताएंगे यार। फोर्थ बी में आती है, फर्स्ट ए में आती है, या फिर फर्स्ट सी में आती है, फिर 5 में आती है। जल्दी से बताएंगे कि कौन से जोन में, अर्थात कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में कोटा यूनिवर्सिटी आती है। जल्दी से बताएंगे, फोर्थ बी में आती है, फोर्थ ए में आती है, 5 में आती है, फिर फर्स्ट सी में आती है। जल्दी से बताएंगे कि कोटा यूनिवर्सिटी कौन से जलवायु खंड में आती है, फोर्थ बी में आती है, फोर्थ ए में आती है, 5 में आती है, फिर फर्स्ट सी में आती है। जल्दी से बताएंगे कौन सी में आती है कोटा यूनिवर्सिटी, तो ये आती है 5 में। कौन से जोन में आती है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स नंबर 5 किस में आती है, 5 में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक का यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, क्वथनांक अर्थात जब वो उबलने लगता है, क्या होता है यार खाना, जब वो उबाल मारने लगता है, ठीक है, कोई सा भी जल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, अर्थात वो कब उबलने लगेगा, किस टेम्परेचर पर उबलने लगेगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, या फिर 373 केल्विन होगा। जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 373 डिग्री केल्विन होता है, या फिर ये सभी होता है। जल्दी से बताएंगे कि शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है। जल्दी से बताइए, क्वथनांक मतलब हमने बता ही दिया कि कब जल उबलने लगेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 373 डिग्री केल्विन पर, या फिर ये सभी। जल्दी से बताइए क्वथनांक क्या होता है शुद्ध जल का, तो होता है सभी होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ ये तीनों ही एक दूसरे के समान होते हैं। आपने अगर पढ़ा होगा यार ये 3 यूनिट होती है टेम्परेचर मेजर करने की। तो अगर बात करते हैं यार 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या फिर अगर बात करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर बात करते हैं 373 डिग्री केल्विन, तो यार तीनों एक समान होते हैं। क्या होते हैं यार, तीनों ही एक समान होते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, या फिर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, या फिर कह लो 373 डिग्री केल्विन। ठीक है, तीनों एक दूसरे के समान होते हैं। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कपास के बीजांकुर के लिए इष्टतम तापमान क्या होता है। तो जल्दी से बता दीजिए। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताएंगे कि जो कपास के बीजांकुर के लिए इष्टतम तापमान की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जल्दी से बताएंगे। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना आवश्यक होता है बीज के अंकुरण के लिए। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताएंगे कि कपास के बीजांकुर के लिए इष्टतम तापमान या फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या रिक्वायरमेंट होता है। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 20 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। जल्दी से बताइए बीज के अंकुरण के लिए कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो यार हाँ, अगर बात करते हैं कपास के बीज के अंकुरण के लिए तो क्या होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। कितना होता है यार हाँ, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। तो जल्दी से बता दीजिए कि सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है। लाल मृदा पाई जाती है, चिकनी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है या फिर रेतीली मृदा पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की कौन सी मृदा पाई जाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। लाल मृदा पाई जाती है, चिकनी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, फिर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जल्दी से बताएंगे कि कौन सी मृदा सर्वाधिक देखी जाती है भारत में। लाल मृदा, चिकनी मृदा, जलोढ़ मृदा, फिर रेतीली मृदा। तो कौन सी होती है। हाँ, अगर बात करते हैं सबसे अधिक मात्रा में, तो सबसे अधिक मात्रा में जो मृदा पाई जाती है ये पाई जाती है जलोढ़ मृदा। कौन सी होती है यार। हाँ, जलोढ़ मृदा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आलू का कंद किसका रूपांतरण है। यार हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वैसे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से बताइए कि आलू का कंद किसका रूपांतरण होता है। जड़ का होता है, तने का होता है, फल का होता है या फिर शाखा का होता है। जल्दी से बताएंगे कि आलू का जो कंद है ये किसका मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी मॉडिफाइड फॉर्म होता है। जल्दी से बताएंगे कि मॉडिफाइड ये फॉर्म किसकी होती है। जड़ का होता है, तने का होता है, फल का होता है, फिर शाखा का होता है। जल्दी से बताएंगे ये किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो यार अगर बात करते हैं आलू की कंद अर्थात ट्यूबर का, तो ये क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। क्या होता है, एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, अर्थात यार तने का एक बदला हुआ रूप होता है। क्या होता है, कंद यार एक मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किस फसल में निपिंग क्रिया की जाती है। तो ये तो आपको पता होगा निपिंग क्रिया किसमें की जाती है। धान में की जाती है, चने में की जाती है, मूंगफली में की जाती है, फिर चुकंदर में की जाती है। जल्दी से बता दीजिए। पहले आप बताओ जल्दी से कि किस फसल में निपिंग क्रिया की जाती है। धान में की जाती है, चने में की जाती है, मूंगफली में की जाती है, फिर चुकंदर में की जाती है। जल्दी से बताइए निपिंग क्रिया किस में की जाती है। धान में की जाती है, चने में की जाती है, मूंगफली में की जाती है, फिर चुकंदर में की जाती है। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, अगर रखना। अगर आपसे पूछा जाता है निपिंग क्रिया तो ये की जाती है चने में। किस में की जाती है, चने में की जाती है। और अगर बात करते हैं इसमें क्या क्या ऐसा है, तो ऊपर की जो जितनी भी जो शाखा है उनको हटा दिया जाता है। ठीक है। जो पार्श्व शाखा है उनको हटा दिया जाता है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है यार अधिक यील्ड प्राप्त करना। क्या होता है यार, अधिक यील्ड प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन सी मृदा काली परतीय मृदा पाई जाती है, अर्थात कौन सी मृदा ऐसी है जिसमें यार काली परत पाई जाती है। क्या होता है यार, काली परत पाई जाती है। तो जल्दी से बताइए सारी में पाई जाता है, लवणीय पाई जाती है, अम्लीय में पाई जाती है, फिर इन सभी में पाई जाती है। जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी मृदा है जिस पर यार काली परत पाई जाती है। सारी होती है, लवणीय होती है, अम्लीय होती है, फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सी मृदा ऐसी है जिस पर काली परत पाई जाती है। सारी होती है, लवणीय होती है, अम्लीय होती है, फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे यार अगर बात करते हैं काली परत के बारे में, तो काली परत पाई जाती है सारी मृदाओं में। किसमें पाई जाती है यार, सारी मृदाओं पाई जाती है। ठीक है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर भूरी परत, तो यार हम भूरी परत पाई जाती है लवणीय मृदा। ठीक है। लवणीय मृदा होती है तो उस पर एक सफ़ेद कलर की, एक भूरे कलर की यार एक परत पाई जाती है। ठीक है। जब लवण स्त्रावित यानी लवण जब जमाव हो जाते हैं मृदा की सतह पर, तो यार एक सफ़ेद या फिर एक भूरी सतह का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए यार अगर आपसे पूछा है काली परत के बारे में, तो काली परत का निर्माण होता है सारी भूमि पर। और अगर आपसे पूछा है भूरी परत या फिर यार सफ़ेद कलर की जो परत का निर्माण होता है, ये होती है लवणीय जो सोइल होती है उस पर होती है। ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यार ब्लैक ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है। तो जल्दी से बता दीजिए यार कि जो ब्लैक ग्राम है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, अर्थात यार अरहर को जाना जाता है, मक्का को जाना जाता है, मोठ को जाना जाता है, फिर उड़द को जाना जाता है। जल्दी से बताइए कि कौन सी ऐसी फसल है जिसे ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। अरहर को जाना जाता है, मक्का को जाना जाता है, मोठ को जाना जाता है, उड़द को जाना जाता है। जल्दी से बताइए कि ब्लैक ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, उड़द को जाना जाता है। किसे जाना जाता है, उड़द को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास के बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि हम ऐसे ही डेली एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज पूछा गया यार एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि सूत्रक्रमी रोधी, जो कि सूत्रक्रमी रोधी कौन सी किस्म है, तो जल्दी से बताएंगे। RD 387 होती है, राज 377 होती है, श्वेता होती है, फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे जो निमेटोड यार सूत्रक्रमी रोधी किस्म कौन सी है, और आपको बतानी है जो कि सूत्रक्रमी रोधी किस्म, जल्दी से बताएंगे यार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो RD 387 होती है, राज 377 होती है, श्वेता होती है, फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे कि जो कि सूत्रक्रमी रोधी कौन सी किस्म है, RD 387, राज 377, श्वेता या फिर ये सभी। जल्दी से बताइए कौन सी होती है। तो यहाँ अगर बात करते हैं जो कि सूत्रक्रम निरोधी, तो कौन सी होती है यार, हाँ RD 387। कौन सी होती है RD 387, जिसका यार सेकंड नाम क्या होता है, राजकिरण होता है। क्या होता है यार, RD 387 को राजकिरण के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जाना जाता है, राजकिरण के नाम से यार। हाँ जो RD 387 है, इसी का सेकंड नाम क्या है, राजकिरण। ठीक है, दोनों को आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यार हाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि सूत्रक्रम निरोधी कौन सी किस्म है, तो RD 387 या फिर राजकिरण। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि बेर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जल्दी से बताएंगे यार बेर कहाँ के प्रसिद्ध है। चौमू के हैं, सीकर के हैं, जोधपुर के हैं, फिर बीकानेर के हैं। जल्दी से बताइए कि बेर कहाँ के प्रसिद्ध है। चौमू के हैं, सीकर के हैं, जोधपुर के हैं, फिर बीकानेर के हैं। जल्दी से बता दीजिए, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये भी कि बेर कहाँ के प्रसिद्ध है। चौमू के होते हैं, सीकर के होते हैं, जोधपुर के होते हैं, या फिर बीकानेर के होते हैं। जल्दी से बताएंगे बेर कहाँ के प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा यार, अगर बात करते हैं बेर के, तो बेर कहाँ के प्रसिद्ध है, चौमू की प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है, चौमू के प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया तना कलम, तना कलम की लंबाई क्या रखते हैं। अर्थात जब कलम विधि अपनाई जाती है तो उसमें यार हाँ तना कलम की लंबाई क्या रखते हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि तना कलम है तो इसकी लंबाई क्या रखी जाती है। 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, 15.23 सेंटीमीटर रखी जाती है, 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है, फिर 18 मीटर रखी जाती है। जल्दी से बताएंगे यार हाँ कि जो तना कलम है तो इसकी लंबाई क्या रखी जाती है। 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, 15.23 सेंटीमीटर रखी जाती है, 22.5 सेंटीमीटर रखी जाती है, फिर 18 मीटर रखी जाती है। जल्दी से बताएंगे तना कलम की लंबाई क्या रखते हैं। जल्दी से बताइए कौन सा होगा आपका राइट आंसर, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर कौन सा होगा, A, B, C या फिर D। जल्दी से बताइए। यार अगर बात करते हैं तना कलम की लंबाई, तो क्या रखते हैं 22.5 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है यार, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो यार हाँ अगर पूछा जाता है तना कलम की लंबाई, तो क्या रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर। कितनी रखी जाती है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगी जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा है। तो जल्दी से बता दीजिए कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा होता है। आम होता है, अमरूद होता है, केला होता है, या फिर जामुन होता है। जल्दी से बताएंगे कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा होता है। आम होता है, अमरूद होता है, केला होता है, फिर जामुन होता है। जल्दी से बताएंगे जेली बनाने के लिए। तो यहाँ अगर बात करते हैं जेली, तो इसके लिए एक मुख्य कंटेंट की आवश्यकता होती है, और वो कौन सा होता है, पेक्टिन होता है। तो जल्दी से अब बता दीजिए कि पेक्टिन की आवश्यकता किस में होती है, अर्थात पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, जिससे क्या होता है जेली सबसे बेस्ट बनती है। जल्दी से बताएंगे कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा होता है। आम होता है, अमरूद होता है, केला होता है, फिर जामुन होता है। जल्दी से बताइए कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल कौन सा होता है। आम होता है, अमरूद होता है, केला होता है, फिर जामुन होता है, जिसमें यार पेक्टिन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो यार अगर बात करते हैं जेली, तो ये सबसे बेस्ट बनती है अमरूद की। किसकी बनती है, अमरूद की बनती है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जैम, तो जैम किसका बनता है यार, हाँ सेब का बनता है। किसका होता है यार, हाँ सेब का बनता है जैम। और अगर बात करते हैं जेली की, तो जेली सबसे बेस्ट बनती है अमरूद की। और अगर बात करते हैं पेक्टिन की मात्रा, तो पेक्टिन की मात्रा भी यार अच्छी पाई जाती है अमरूद में, इसलिए यार हाँ जो अमरूद है इससे यार हाँ जेली सबसे बेस्ट बनती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा आम की बीज रहित किस्म कौन सी है। तो जल्दी से बता दीजिए कि आम की बीज रहित किस्म कौन सी होती है। ये क्वेश्चन हमने पिछली ही वीडियो में डिस्कस किया था। तो जल्दी से बताएंगे नीलम, सिंधु, चौसा या फिर ये सभी। जल्दी से बताएंगे आम की जो बीज रहित किस्म है, अर्थात जो सीडलेस वेराइटी है, वो कौन सी होती है। नीलम होती है, सिंधु होती है, चौसा होती है, फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे कि आम की सीडलेस वेराइटी कौन सी होती है। जल्दी से बताएंगे आम की सीडलेस वेराइटी कौन सी होती है। नीलम होती है, सिंधु होती है, चौसा होती है, फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे कौन सी है सीडलेस किस्म। जल्दी से बताइए कौन सी होती है। तो अगर बात करते हैं यहाँ बीज रहित किस्म की, तो कौन सी होती है, सिंधु होती है। कौन सी होती है यार, आम की जो बीज रहित किस्म है अर्थात सीडलेस जो वेराइटी है, वो कौन सी है, सिंधु है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। और इसके साथ साथ यार अगर आपसे यही भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंधु है, अर्थात कौन कौन सी जो वेराइटी है जिनके क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया था, तो इसकी भी हमने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। दोबारा से रिपीट कर लीजिए उस शॉर्ट ट्रिक को। RAS क्या बताई थी हमने शॉर्ट ट्रिक, RAS अर्थात यार रत्ना इंटू अल्फांसो के क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया था।
क्या से हमारे सॉफ्टवेयर क्या रहा RAS, तो ये कि यानी इसका मतलब क्या होता है, रत्ना इंटू अल्फान जो कि क्रॉस से यार सिंधु को प्राप्त किया था। और सिंधु क्या होती है, एक सीडलेस वेराइटी होती है यार रत्ना इंटू अल्फान जो कि क्रॉस से सिंधु को प्राप्त किया गया और जो कि क्या थी, एक सीडलेस वेराइटी होती है। ठीक है, सभी पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हरित वाली किसका रोग होता है। तो आपको पता होगा ये तो एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे यार। हरित वाली रोग किस में होता है, गेहूं में होता है, धान में होता है, बाजरे में होता है, फिर मूंग में होता है। जल्दी से बताएंगे कि हरित वाली रोग है ये किस फसल में देखने को मिलता है। गेहूं में देखने को मिलता है, धान में देखने को मिलता है, बाजरा में देखने को मिलता है, फिर मूंग में देखने को मिलता है। जल्दी से बताएंगे कि जो हरित वाली रोग है ये किस फसल में देखने को मिलता है। जल्दी से बताइए। गेहूं में देखने को मिलता है, धान में देखने को मिलता है, बाजरे में देखने को मिलता है, फिर मूंग में देखने को मिलता है। तो यार अगर बात करते हैं हरित वाली रोग तो ये देखने को मिलता है बाजरा में। किस में देखने को मिलता है यार जिससे यार ग्रीन ईयर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा हरित वाली रोग अर्थात ग्रीन ईयर डिजीज़ तो किस में होती है, बाजरे में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टमाटर का लाल रंग। तो ये भी आपको पता होगा, वैसे एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि यार अगर आपसे पूछा था टमाटर का लाल रंग ज़ैंथोफिल के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण हो जाता है, फिर ये इन सभी पिगमेंट के कारण होता है। जल्दी से बताएंगे कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, रेड कलर क्यों होता है टोमेटो का। जल्दी से बताएंगे ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण, कैरोटीन पिगमेंट के कारण, लाइकोपिन पिगमेंट के कारण, या फिर इन सभी के द्वारा। जल्दी से बताएंगे कि टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, अर्थात कौन सा ऐसा वर्णक है जिसके कारण जो टमाटर का लाल रंग होता है। ज़ैंथोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, लाइकोपिन के कारण, इन सभी के कारण। जल्दी से बताएंगे कि टमाटर का लाल रंग क्यों होता है। तो यार अगर बात करते हैं लाल रंग टमाटर का तो ये होता है लाइकोपिन पिगमेंट की उपस्थिति, अर्थात यार लाइकोपिन एक वर्णक पायस है, उसी के कारण यार टमाटर का लाल रंग होता है। किसके कारण होता है, लाइकोपिन नामक पिगमेंट या वर्णक के कारण। ठीक है, और अगर बात करें लाइकोपिन सबसे ज़्यादा कब बनता है तो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कब बनता है यार। अगर पूछा था टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितना होता है लाइकोपिन को बनने के लिए तो 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। जल्दी से बताएंगे कि सबसे बेस्ट विधि किसे माना गया है, सर्वोत्तम उपयुक्त विधि है ये, सर्वोत्तम विधि नहीं यार। सर्वोत्तम विधि वैसे वही होता है, क्वेश्चन दोनों एक ही है कि अगर आपसे पूछा है दूध दोहन की सर्वोत्तम उपयुक्त विधि या फिर सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है तो जल्दी से बताएंगे पूर्ण हस्त विधि होती है, अंगूठा विधि होती है, चुटकी विधि होती है, फिर कोई नहीं होती है। जल्दी से बताएंगे कि सर्वोत्तम विधि किसे माना गया है, सबसे उपयुक्त विधि किसे माना गया है, पूर्ण हस्त विधि को, अंगूठा विधि को, चुटकी विधि को, या फिर कोई नहीं को। जल्दी से बताएंगे दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि किसे माना गया है, पूर्ण हस्त विधि को, अंगूठा विधि को, चुटकी विधि को, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दूध दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। तो आपको पता होगा यहाँ पूर्ण हस्त विधि यार कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि होती है, क्योंकि यार इसमें ना तो जो पशु है उसके थनों को कोई पेन होता है, ना फिर याद रहा उसके जो थन है तो उसमें किसी रोग की होने की संभावना होती है। ठीक है, इससे मुख्यतः दो ही रीजन होते हैं जिसलिए इसके यार सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके रीजन क्या होते हैं यार पहला तो उसे कोई पेन नहीं होता है। ठीक है, पशु के जब दूध निकालते हैं तो उसे पेन नहीं होता है, और सेकंड जो थन है तो उसमें यार एक मेस्टाइटिस या थनैला रोग होता है तो वो भी नहीं होता है, अर्थात यार इसे रोग से भी बचाया जा सकता है और पेन से भी बचाया जा सकता है, इसलिए यार इसमें सर्वाधिक दूध प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसी कारण यहाँ पूर्ण हस्त विधि को सबसे बेस्ट माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाय की गर्भधारण अवधि क्या होती है, अर्थात गेस्टेशन पीरियड आपको बताना है। तो जल्दी से बताएंगे, इस क्वेश्चन के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि गाय की गर्भधारण अवधि कितनी होती है। 181 दिन होती है, 281 दिन होती है, 381 दिन होती है, फिर 481 दिन होती है। जल्दी से बताएंगे कि गाय की गर्भधारण अवधि कितनी होती है, 181 दिन, 281 दिन, 381 दिन, या फिर 481 दिन। जल्दी से कमेंट करिए कितनी होती है गाय की गेस्टेशन पीरियड। जल्दी से बताइए, 181 दिन होता है, 281 दिन होता है, 381 दिन होता है, फिर 481 दिन होता है। जल्दी से बताइए। तो हमने बताया तेरा पिछली वीडियो में कि अगर आपसे पूछता है गाय का गेस्टेशन पीरियड तो ये होता है 281 दिन। यार कहा कि अगर आपसे पूछता है गाय का गर्भधारण अवधि तो ये कितनी होती है, 281 दिन। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, अगर गाय की जगह आपसे भैंस का गर्भधारण अवधि पूछी जाती है तो भैंस का कितना होता है यार जो भैंस की होती है ये होती है 310 दिन। कितनी होती है यार, 310 दिन होती है गेस्टेशन पीरियड भैंस का। और अगर बात करते हैं गाय का तो गाय का होता है 281 दिन। कितना होता है यार, 281 दिन गाय का होता है। और अगर बात करते हैं भैंस का गर्भधारण अवधि तो भैंस की होती है 310 दिन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि खुरपका एवं मुंहपका रोग का रोग कारक क्या होता है। रोग कारक क्या होता है जल्दी से बताएंगे। जीवाणु से होता है,
कवक से होता है, विषाणु से होता है या फिर प्रोटोजोआ से होता है। जल्दी से बताएंगे जो एफएमडी डिजीज होती है अर्थात यार फूड एंड माउथ डिजीज होती है, ये किसके कारण होती है, इसका कारक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, जीवाणु के कारण होती है, कवक के द्वारा होता है, वैक्सीन अर्थात यार विषाणु के द्वारा होता है या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। जल्दी से बताएंगे कि एफएमडी डिजीज अर्थात फूड एंड माउथ डिजीज किस कारण होती है, जीवाणु के द्वारा होती है, कवक के द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा होती है, फिर प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। जल्दी से बताएंगे इसका कारण क्या होता है। तो आपको पता होगा है ना, फूड एंड माउथ डिजीज़ किसके द्वारा होती है, एक वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, एक वायरल डिजीज़ होती है फूड एंड माउथ डिजीज़। और अगर बात करते हैं इसका कंट्रोल के लिए, तो इसके कंट्रोल के लिए यार एफएमडी वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं यार का, जो एफएमडी रोग होता है तो इसके लिए यार एफएमडी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। तो आज के लिए बस इतना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, इस वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है कोई नेक्स्ट इम्पोर्ट ऑफ, जब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।